for organizing this wonderful program. आज के प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर उमाकांत सर और हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर जगदीश चंद्रा जो नैनीताल से चल के आए हैं, और हमारे सामने उपस्थित माताएं, बहनें और आप सभी बुजुर्ग साथी। मैं आप लोगों के यहाँ दिल्ली से जब चला तो दिल्ली का कुछ वीडियो देख रहा था पार्लियामेंट हाउस का, जो आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और आपके झांकी का प्रोग्राम देख रहा था। तो मुझे यही लगा कि वो जो दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा है, झांकी का प्रोग्राम है पार्लियामेंट स्ट्रीट में, उससे कहीं कम प्रोग्राम आपका नहीं है। हम बहुजन समाज में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध, साहू जी महाराज और अन्य इस कड़ी में बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी। आप सभी लोगों के साथ उन लोगों को हम समर्पित करना चाहते हैं अपना ये समय और डेडिकेशन स्पीच। इसके बीच में एक और यहाँ की शख्सियत हुए हैं मुंशी प्रसाद कमटा जी, मुंशी हरि प्रसाद, जो मैं देख रहा था, समझ रहा था। अब मैं कुछ नरेट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमारे महान विभूतियों को समाज से बहिष्कृत किया गया। उसी में से कहीं न कहीं आपके यहाँ से एक चर्चित पर्सनालिटी मुंशी हरि प्रसाद कमटा जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान। और यहाँ आयोजक जितना भी इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाए हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कुछ ऐसे बातों को जिक्र करना चाहूँगा, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते क्या थे, होना क्या चाहिए था। वैसे आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं जो अपनी बात रखना चाहूँगा वो ये रखना चाहूँगा कि पूरा का पूरा इस देश में, भारतवर्ष में संघर्ष हुए हैं। पूरा का पूरा इस देश में संघर्ष हुए हैं, और संघर्ष दो तरह के हुए हैं। एक समानता के लिए संघर्ष, एक गैर बराबरी के लिए संघर्ष। देयर इज अ क्लैश बिटवीन फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी एंड फिलॉसफी ऑफ इनइक्वालिटी। एक फिलॉसफी जो इक्वालिटी की बात करती है, समता की बात करती है, समानता की बात करती है, बंधुत्व की बात करती है, तर्क पर आधारित व्यवस्था की बात करती है, और एक ऐसी व्यवस्था जो गैर बराबरी की बात करती है, फिलॉसफी ऑफ इनइक्वालिटी उसको बोलते हैं। इसी तरह का संघर्ष पूरे भारत में बुद्ध के पीरियड से लेकर के और आज तक चल रहा है। आपके बीच में शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, क्योंकि जब संघर्ष चले तो आप पूरे इतिहास को देखेंगे, कभी भी आपका दुश्मन आपसे डायरेक्ट लड़ाई में कभी नहीं जीता है। चाहे वो भीमा कोरेगांव की क्रांति हो, चाहे वो कहीं का भी क्रांति आप उठा लीजिए जहां 1-to-1 वार हुआ। 1-to-1 वार में या क्लैश में कभी भी वो जीते नहीं हैं। इसलिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? षड्यंत्र का। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। जैसे आज के डेट में एजुकेशन के खिलाफ षड्यंत्र है, आपके संविधान को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र है, और आपकी बनाई गई एक फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी जो बुद्ध से लेकर के बाबा साहब तक दिए, सभी के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये साजिश कैसे काम कर रही है, और आपके बनाए हुए व्यवस्था को, संविधान को, एजुकेशन सिस्टम को कैसे ख़त्म कर रही है। जब एक संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि बाबा साहब बोलते हैं कि जितना भी संघर्ष है, जितना भी वार है इस इंडिया में, वो कुछ नहीं है मनुवाद और बुद्धिज्म के बीच का ये मोरल क्लैशेस हैं।
ये संघर्ष है। वो संघर्ष क्या है? वो संघर्ष इस तरह का है कि आप एक ऐसी व्यवस्था चाहते हो जहां काम करने वाले को सम्मान मिले, एक ऐसी व्यवस्था जहां काम करने वाले को सम्मान मिले, और आपका जो विरोधी पक्ष है वो एक ऐसी व्यवस्था रखना चाहता है जिसमें काम का कोई वैल्यू ना हो। और जिस देश में किसी काम की वैल्यू नहीं होगी, इंसान की वैल्यू नहीं होगी, काम करने वाले की वैल्यू नहीं होगी, वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए दो परंपराएं चली, एक आश्रम पद्धति और एक श्रमण परंपरा। एक आश्रम परंपरा, एक श्रमण परंपरा। एक जो श्रमण परंपरा थी उसमें श्रम पर आधारित, काम पर आधारित व्यवस्था निर्माण किया गया, और एक जो ब्राह्मणी परंपरा, जो श्रमण परंपरा है, वो श्रमण परंपरा में केवल और केवल कपोत कल्पित कहानियां रची गई, जिसका कोई तर्क नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, लेकिन उसको लगातार भगवान के द्वारा, तो अंधविश्वास के द्वारा या किसी न किसी द्वारा स्थापित किया गया। एक छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं आप ही के मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की बात कर रहा हूँ। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जब आंदोलन कर रहे थे, जब उनको लगा, उनके साथ भेदभाव हुआ, आप सबको पता है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उनके खिलाफ चुनौती ये थी कि जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र में बहुत सारे जातियों में बांटा गया और एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें काम करने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। यही बात बुद्ध भी कर रहे थे, यही बात रैदास कर रहे थे, यही बात फूले कर रहे थे, और यही बात बाबा साहब की है। तो इन सारे व्यवस्था में देखेंगे कि जितने आपके आंदोलनकारी हैं, उन्होंने एक नया व्यवस्था किया, एक निर्माण किया। इन्होंने बोला हम नाम देते हैं शिल्पकार, मीन्स देयर शुड बी द वैल्यू ऑफ वर्क। काम की वैल्यू होगी, अगर कोई काम करता है तो उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, अगर कोई काम नहीं करता है तो उसका रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, और काम के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक नया वर्ड क्वाइन किया, दैट वर्ड हैज बीन क्वाइंड एज शिल्पकार। उस आंदोलन को कितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, कहाँ सिलेबस में लाया जाता है? जहाँ जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है वहाँ वहाँ अटैक हुए हैं। अभी आज देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या इस तरह की जितनी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें या तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है या उसकी कोशिश होती है, ये सब अल्टर्न की स्टडीज़ है। सब अल्टर्न की स्टडीज़ मतलब जो काम कमेरा लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको बोला जाता है कि वही सब कुछ कर रहे हैं, और बिना काम का कोई भी सभ्यता का निर्माण नहीं हो सकता। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंस इस बात को मानती है कि अगर काम न हो तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए आपके सामने एक और डायलॉग लाया गया था, मेरिट। ये सब षड्यंत्र है। एफिशिएंसी की बात नहीं की गई। एफिशिएंसी को हिंदी में दक्षता कहते हैं। एफिशिएंसी की बात नहीं की गई, बात मेरिट की गई। और मेरिट की बात कौन कर रहा था? मैं एक प्रसंग बताता हूँ। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न का जो कॉन्सेप्ट आया, जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, वो हमारे लिए कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब अंग्रेज आए थे इस देश में तो उन्होंने अपना कॉलोनियल सिस्टम बढ़ाया, उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। उस बिजनेस में स्किल्ड मैन पावर चाहिए था। स्किल्ड मैन पावर तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। स्किल्ड मैन पावर के लिए उन्होंने समाज में, मतलब इंडियन सोसाइटी से पहले बोला कि कौन काम करेगा, तो उसमें ब्राह्मण्स को प्रपोज किया गया, मतलब प्रस्तावित किया गया था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी ब्राह्मण्स है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्ट्री में दर्ज है। कोई भी बात मैं यहाँ अपने से नहीं कर रहा हूँ, ये सारे रिसर्च में आए हुए हैं और ये कहीं न कहीं प्रूव्ड हैं। दूसरा, जब ब्राह्मण्स लोग गए, जब
काम किए, जब ट्रेनिंग हुआ तो कोई भी व्यक्ति उसमें पास नहीं किया, क्योंकि उनका एक एजुकेशन सिस्टम था। उस एजुकेशन सिस्टम में मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत थी, तो कोई भी व्यक्ति पास नहीं किया, सारे के सारे फेल हो गए। तब उन्होंने कहा कि ओके, अगर कोई फर्स्ट डिवीज़न नहीं पाता है तो हम आपके लिए एक सेकेंड डिवीज़न की व्यवस्था बनाते हैं। फिर उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम कराया, सेकेंड डिवीज़न दिया, कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग दोबारा फेल हो गए। फिर जो लोग फेल हुए उनको थर्ड डिवीज़न दिया, और थर्ड डिवीज़न दे करके दोबारा एग्ज़ाम कराया। फिर वो सेकेंड हुए, सेकेंड होने के बाद फर्स्ट हुए, और फिर उनका मेरिट के बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर प्रमोशन किया। तो जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आया, वो हमारे लिए कभी नहीं आया। हम पहले से ही मेरिटोरियस रहे हैं। इस बात को हमको हिस्ट्री में जाकर के सर्च करने की जरूरत है कि वी हैव नेवर बीन इंफीरियर टू एनीवन, वी हैव बीन ऑलवेज सुपीरियर इन द केस ऑफ एफिशिएंसी एंड मेरिट। बट बात यह है कि जब हम किसी एक षड्यंत्र से निकलेंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे। बाद में जब ब्रिटिश से सत्ता यहाँ के लोगों के हाथ में आई तो उन्होंने वही फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आपके ऊपर लागू कर दिया, और सारे स्कूल्स, सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटी उनके हाथ में आई, क्योंकि ये आज़ादी नहीं थी, सत्ता का हस्तांतरण था। इट वॉज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर में उन लोगों ने आपके बच्चों को, या यहाँ के डिप्रेस्ड क्लासेस SC ST OBC को, उन लोगों ने थर्ड डिवीज़न इन प्रैक्टिकल्स और इन थियरी, ये प्रूव हुआ है कोर्ट में जाकर के कि जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है एजुकेशन में और इवैल्यूएशन में, मार्किंग में। इसलिए हम बता रहे हैं कि वो व्यवस्था आपके ऊपर लगाई, ये एक षड्यंत्र है। आज जितने, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया में मानी जानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं चाहते हुए भी भारत सरकार ने उसको नंबर 1 रैंकिंग दिया, क्योंकि देना पड़ा, उस तरह की यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी वो दुनिया में मानी जानी थी, उसको भी षड्यंत्र के साथ खत्म किया गया। आज जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है ऐसे संस्थानों को, जहां आपकी बात की जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग इज फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी, एक गैर बराबरी के खिलाफ एक ऐसे बराबरी का सिद्धांत और फिलॉसफी जिसमें वो इंसान को इंसान के बराबर समझता है। वो बोलता है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग या किसी भी तरह का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, थियरी, व्हाटएवर इट में भी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ अटैक है। दूसरा षड्यंत्र प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण लाया गया, क्योंकि ये बात देखी गई कि आप मेरिटोरियस हैं, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप एक अच्छे पोजीशन पर आ सकते हैं, जैसा कि लोगों ने प्रूव किया और ये रिसर्च में आया भी है। पूरे दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये सामने आया है कि लोग यहाँ के जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो मेरिटोरियस हैं। उनको फिलोसॉफिकल थियरी में सब अल्टर्न बोला जाता है। सब अल्टर्न मतलब मैं समझा देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो किसी डिवीज़न का हेड है वो काम नहीं करता है ज़्यादा, वो काम करवाता है, लेकिन उसके अंदर जितने लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो जो काम करने वाले लोग होते हैं, सब अल्टर्न लोग होते हैं, उनका जो एफिशिएंसी है, उनका जो काम है, वही देश, ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम को चलाता है, न कि बैठा हुआ एक इंस्टीट्यूशन का HOD। वो एक अलग सिस्टम है। इसलिए सब अल्टर्न का जो थिंकिंग है, सब अल्टर्न की फिलॉसफी है, सब अल्टर्न का लड़ाई ज्योतिबा फूले लड़े थे, जिसको खेतिहर मजदूर का आंदोलन बोला गया था। खेतिहर मजदूर के आंदोलन को उन्होंने फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र में ला करके खड़ा किया और दुनिया में एक पोजीशन लिया कि नहीं नहीं, ये फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। इसी लड़ाई को बुद्ध लेके आगे बढ़ रहे हैं।
बुद्ध के पीरियड में क्या हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए षड्यंत्र कहाँ हुआ। बुद्ध के पीरियड में जब बुद्ध का कॉल आया था तो पहले पशुओं की बलि दी जाती थी। पशुओं के बलि में बुद्ध बोले थे कि नहीं, ये सब चीज़ें तर्क पर होनी चाहिए। पहले खेती की व्यवस्था थी, एग्रीकल्चरल मीन्स स्टार्ट हो गया था और जितने पशु थे वो एग्रीकल्चर में लगाए जाने लगे थे और जितना भी सेक्रीफाइसिंग होती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण कम्युनिटी इन्वॉल्व थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने इसका विरोध किया और बुद्ध बोले थे कि अकारण हिंसा नहीं चलेगा। ऐसा वो नहीं बोले थे कि अहिंसा को अपनाओ, उन्होंने बोला था कि इफ़ यू नीड यू कैन किल, अगर ज़रूरत है तो उसको आप किल कर सकते हैं। जैसे समुद्र के किनारे कोई मछुआरा है और अगर मछली नहीं खाएगा तो नहीं पी सकता, लेकिन खेती में लगे हुए पशुओं को अगर हम काटते हैं तो हमारी खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस समय एक पुनर्जागरण काल आया था। लोग एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चल रहे थे, पहिए का निर्माण हो गया था और लोग खेती के तरफ और एग्रीकल्चर के साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसलिए जो आंदोलन था, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए गीता का निर्माण किया गया। गीता को जो लाया गया, वो गीता को इसलिए नहीं लाया गया कि कहीं किसी भगवान की जरूरत थी। ये कपोत कल्पित कहानियाँ इसलिए बनाई गई ताकि बुद्ध का जो प्रादुर्भाव था, एक आंदोलन था, वो आंदोलन तार्किक था, वो आंदोलन वैज्ञानिक था। उसमें इतने सारे स्टडी हो रहे थे, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, उन सारे विश्वविद्यालयों को ख़त्म करने की साजिश की गई। आपके पूरे समाज को जातियों में बांटने के साथ साथ, वर्ण में बांटने के साथ साथ एक वायलेंस का सहारा लिया गया। मतलब कि इनका जो फिलॉसफी है उसमें वायलेंस को घुसाया गया, लेके आया गया कि आप वायलेंस करो, हिंसा करो, मारो। और देखेंगे कि जितने भी तर्कशील लोग थे उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, फिलॉसफी में उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स एक ऐसा दार्शनिक या व्यक्ति जो यह खोज करता है कि भगवान है कि नहीं है। दो चीज़ें, भगवान कोई मान लेता है, कोई भगवान नहीं मानता है। एक बिलीवर होता है, एक नॉन बिलीवर होता है। लेकिन वो जो लोग थे वो ये खोज रहे थे कि भगवान है कि नहीं, भगवान है तो कैसा है, वो किस तरह का है, क्या कर रहा है। ऐसे लोगों को बड़े लेवल पर किल किया गया। लगातार इसी तरह के षड्यंत्र के द्वारा आपको फंसाया गया इस व्यवस्था में, और उस व्यवस्था में फंसा करके आपके एजुकेशन को ध्वस्त किया गया, आपके सिस्टम को ध्वस्त किया गया। इसलिए बाबा साहब जब आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने बोला था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। आप एजुकेट कीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए, संगठित कीजिए और आंदोलित कीजिए। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी है। दूसरा, आज के समय में आपके पास जो मिला हुआ एक राइट है वो संविधान में है। संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। संविधान में आपका जो भी अधिकार सुरक्षित है, अगर वो कानून का रूप नहीं लेता है तो वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं होता। SC/ST एक्ट बना, SC/ST एक्ट जब बना तभी आपके अधिकारों के रक्षा के लिए लोगों को पनिशमेंट का व्यवस्था किया गया। SC/ST एक्ट जो बना था वो किसी को पनिश करने के लिए नहीं बना था, वो किसी को राइट देने के लिए बना था। जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए बना था। तो SC/ST एक्ट जो बना वो संविधान में जो व्यवस्था थी वहाँ से निकाल के एक कानून बना। इसी तरह से जो आपका रिजर्वेशन है उसके लिए कानून बनने की ज़रूरत। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में जो भी व्यवस्था है, जो भी आपका राइट है, उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। और वो कानून अभी तक नहीं बना। आज़ादी के इतने साल हो गए लेकिन आपके रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानून नहीं बना। मैं एक सिंपल सा कोट करता हूँ कि अगर वो कानून होता कि कोई भी वाइस चांसलर अपने यहाँ NFS डिक्लेयर नहीं कर सकता,
मतलब SC ST OBC के कैंडिडेट को नॉन फाउंड सूटेबल डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी होगी, अगर वो करेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी होगी। अगर वो SC ST के लोगों को राइट नहीं देता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी होगी, वो जेल भी जा सकता है। अगर ऐसा कानून होता तो आप देखते सारे के सारे अधिकार लागू हो जाते, लेकिन इस समय एक भी लागू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास कानून नहीं है। पिछली सरकारों ने कानून बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ पार्टियां या कुछ सरकारों ने उसके खिलाफ पूरा का पूरा भारत में हल्ला बोला। वो एक षड्यंत्र था, पूरा मीडिया में चलाया गया, मीडिया में मेरिट लाया गया, किससे मेरिट प्रभावित होगी। कहीं कोई मेरिट प्रभावित नहीं होती है। मेरिट के साथ एफिशिएंसी की बात कभी नहीं की जाती है। एफिशिएंसी का मतलब काम करके आप कितना आउटपुट देते हो। पूरे दुनिया में सबअल्टर्न स्टडीज और इस तरह की स्टडी ये बताती है कि सबअल्टर्न स्टडीज़ पर काम करने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि एक जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है उसके साथ एफिशिएंसी लगानी चाहिए और उसके लिए एक रूल्स रेगुलेशंस लानी चाहिए। तो अभी हमारे सामने क्या क्या चुनौती है? हमारे यहाँ इस देश में जो IAS होते हैं, सीनियर लेवल के IAS की जो एंट्री, जो कि जूनियर लेवल के मतलब एंट्री लेवल एग्ज़ाम के बाद अगर 10 IAS चयनित होते हैं तो अभी सरकार ने पैरेलल लेवल में 10 के बराबर 1 IAS लिया है। आप सोचिए कि जो 1 IAS सीनियर लेवल पर लिया उसमें से 10 IAS के बराबर वो रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगा। अगर वो 10 IAS ले लिया तो 100 के 100 आपके IAS जो UPSC के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते उसमें आपका रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होता, वो कुछ नहीं हुआ। अमली जामा पहनाया गया, मुद्दा घुमाया गया, अलग अलग मुद्दों में, धार्मिक मुद्दों में क्लैश कराए गए, उसमें आपको फंसाया गया। मीडिया लगातार उसी तरह से दिखाता रहता है, लेकिन आपके जेन्युइन मुद्दे गायब कर दिए गए और आपके साथ बड़े लेवल पर इकोनॉमिक स्लेवरी की तरफ धकेला गया, वो व्यवस्था लाया गया आपके साथ। इकोनॉमिक स्लेवरी अगर आती है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं हैं, तो फिर इस देश में आज के समय में कुछ भी करना मुश्किल है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बोले थे कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद अछूतों के, या आज कहें कोई SC ST OBC के दुश्मन है। पूंजीवादी व्यवस्था हमेशा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, और इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा जो दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके थ्रू ये गवर्नमेंट अडॉप्ट करके बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, और उसमें आपको कोई राइट नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारा दायित्व तो क्या है? जो बाबा साहब बोलते थे कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन में जो पूंजीवाद प्रमोट करता है इस चीज़ को, वो पूंजीवाद को आप एक्सेप्ट मत कीजिए। पूंजीवाद का कुछ मेरिट होता है, पूंजीवाद की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन भारत में उन सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर दिया गया। मतलब माई वे हाईवे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है पूंजीवाद। रघुराम राजन की एक किताब आई थी कि लेट कैपिटलिज्म बी फ्री फ्रॉम कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद को पूंजीपतियों से मुक्त कराओ। तो आप समझ रहे हैं कि एक भारत सरकार का एक जो प्राइवेट संस्था है या एक कैपिटलिस्ट है, एक पूंजीपति है, उसकी ताकत इतनी है कि बहुत सारी कंपनियां वो खरीद सकता है। इस तरह का हम प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, और वहाँ रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होने वाला है। एक बड़े लेवल पर फिर से ये जो बैकडोर से षड्यंत्र है उसके खिलाफ फिर से संघर्ष की ज़रूरत है, दोबारा संघर्ष की ज़रूरत है। किसी से आप पैसे से तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ राइट हैं, उसको हम बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब आप किसी के खिलाफ अगर कोई PIL डालते हैं या कोर्ट में जाते हैं
तो आप बड़े के बड़े सिस्टम को रोक लगा सकते हैं और वहाँ एक नए सिस्टम की डिमांड कर सकते हैं, या जो संविधान में चीज़ें हैं उसको रोकने की बात कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को जुडिशियल एक्टिविज्म समझना चाहिए। जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ लॉ स्टडीज जूरिस्प्रूडेंस है, उसको समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में, इस रिवॉल्यूशन में लाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी एक प्रेशर बने ताकि आपके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि आज के समय में वो सिस्टम नहीं है कि आपकी बात को या आपके बात को पार्लियामेंट या कहीं भी सुनी जाए। तो एक सिस्टम है आपके पास जो जुडिशरी है, उस जुडिशरी में आप PIL डालिए, आप एजुकेशन कीजिए, आप संस्था बना करके इंटरनेशनल फोरम पे लिखिए। जिस तरह से आप ये एक्टिविज्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह का संस्था बना करके जो समिति बनी है, उस समिति से आप जगह जगह मीटिंग कीजिए, लोगों को जोड़िए, सरकार को पत्र लिखिए, अपोजिशन पार्टीज़ को पत्र लिखिए, संस्थाओं को लिखिए और जुडिशियल सिस्टम को लिखिए, PIL डालिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। और अपने युवाओं को, अपने समाज को अंधविश्वास और षड्यंत्र से बचाइए। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाइए। एजुकेशन सिस्टम को महंगा इसलिए किया जा रहा है कि आप न पढ़ा सकें बच्चों को, अच्छे यूनिवर्सिटी में न पढ़ा सकें, इसलिए एजुकेशन के तरफ पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि ये बाबा साहब से लेकर के बुद्ध तक, कांशीराम साहब तक, फूले या सावित्रीबाई फूले, इन सारे लोगों ने एजुकेशन को वैल्यू दिया और वहीं से आपके माइंड में कल्टीवेशन आएगा, एक थिंकिंग आएगी, एक क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। और जब ये समझ जाएंगे कि क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। मैं एक बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी से चल रही है। एक मशीन पहले हजारों, अब लाखों का काम कर रही है, लाखों आदमी के बराबर काम कर रही है। कोई भी ऐसा एक व्यवस्था नहीं है जिसमें बिना तर्क और साइंस का कोई भी सिस्टम बने या मशीन बने। आप जितना भी देख रहे हैं, हमारे कपड़े से लेकर के चेयर सिस्टम, every system has been given by science and technology। और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर कोई सिस्टम था तो आपका कल्चर, आपका सिस्टम, आपका रिलीजन, आपका वो कल्चर है, आपका वो सिस्टम है, उसको समझिए, उसको संरक्षित कीजिए, उस आंदोलन को लेके आइए जो तर्क पर आधारित है। उस तर्क के आधार पर किसी भी व्यवस्था का निर्माण अगर होता है तो वो काम करेगा। जैसे मैं एक प्रसंग लाता हूँ कि जब चारवाक अपना आंदोलन कर रहे थे तो कुछ ब्राह्मण लोग बैठे थे, जो पुरोहित लोग थे, ब्राह्मण लोग, वो बोल रहे थे कि धरती का निर्माण जो किया गया, वो धरती जो है वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो चारवाक बोला कि अगर पृथ्वी नाग के फन पर टिकी हुई है तो नाग कहाँ टिका हुआ है, शेषनाग कहाँ टिका हुआ है। तो वो बोला कि शेषनाग को 4 दिशाओं में 4 हाथी खींच रहा है। ब्राह्मण बोला कि नाग को 4 दिशाओं में 4 हाथी खींच रहा है। तो बोला कि वो हाथी कहाँ खड़ा है। तब वो बोला कि ये चारवाक है, ये चबाने खाने वाला है, ये हमारे सिस्टम को चबा जाएगा, खा जाएगा, उसका नाम चारवाक रख दिया। इसी तरह से आपके महापुरुषों को बदनाम किया जाता है। जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो आपको जातिवादी बोला जाता है। और वो अंधविश्वास की बात करते हैं, कपोत कल्पित कहानियों की बात करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। इसमें बोलने की ज़रूरत है, तर्क करने की ज़रूरत है, जगह जगह तर्क करने की ज़रूरत है, हर जगह डिस्कोर्स लाने की ज़रूरत है, एक आंदोलन की ज़रूरत है। जब तक ये आंदोलन नहीं आएगा, ये कुछ नहीं रुकने वाला है। 1 बाई 1 एक एक सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। जैसा कि बुद्ध के तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर के आज तक जितना आपके व्यवस्था को खत्म किया गया है, उसी तरह से एक एक करके अभी भी खत्म किया जा रहा है। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि तर्क और
वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित एक व्यवस्था, एक आंदोलन जो आपके वैकल्पिक व्यवस्था को लेके आगे बढ़ेगा और एनिमी को, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नकारा है, वहाँ केवल और केवल जाति देख करके वैल्यू दी जाती है, उसको ख़त्म करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, आप हमारे मुख्य अतिथि को सुनिए। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने आंदोलन हुए उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हुए, उसको बाबा साहब ने लिखा रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। ये उनका वॉल्यूम में पड़ा हुआ है। जितने हमारे आंदोलन होते हैं उसके खिलाफ एक आंदोलन चलते हैं। जैसे मैं बताया कि बुद्ध को खत्म करने के लिए गीता को लाया गया, बुद्ध के आंदोलन को खत्म करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं लाई गई। इसी तरह से आज के डेट में भी बाबा साहब को खत्म करने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र चल रहा है। बाबा साहब को इसलिए लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि उनके साथ मांस है। व्यवस्था नहीं चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन ये जनता हमेशा चाहती है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सेलिब्रेट किया जाए, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए। सरकारें नहीं चाहती, लोग चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से इन आंदोलन को बचाएं और उस आंदोलन में अपना तन मन धन समर्पित करें, एक नए व्यवस्था का निर्माण करें और बच्चों को विदेश भेजें। दुनिया में क्या हो रहा है, आज ग्लोबल सिस्टम है, उसका फ़ायदा भी उठाएं, अपने बच्चों को इंटरनेशनल बनाएं, फॉरेन भेजें, इंटरनेशनल सिस्टम के साथ लिंक करें। तब पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस देश में क्या हो रहा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दुनिया के बड़े बड़े अच्छे विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ते तो वो एक अलग व्यवस्था नहीं दे पाते। इसलिए आप एक और बात समझ लीजिए कि जो इंग्लिश है वो अपर क्लास जो है वो यूज करता है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा, लेकिन दूसरे को बोलेगा कि हमारी मातृभाषा का संवर्धन होना चाहिए, भाषा का विकास और संवर्धन होना चाहिए, हिंदी को प्रेरित करना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाता। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ भी षड्यंत्र हो रहा है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। वी मस्ट अडॉप्ट इंग्लिश। आपकी मेरिट है, आप एकदम अडॉप्ट कीजिए उसको, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, आप उसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ रोकूंगा कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसको समझिए। बाबा साहब का रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन को पढ़िए। बुद्ध, फूले और जितने महापुरुष होते हैं उनके आंदोलन को समझिए। मुंशी हरिप्रसाद टमटा के आंदोलन को समझिए। तभी आप एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं और अपने अधिकारों को बचा सकते हैं और बाबा साहब के आंदोलन को आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।